कल भी मैंने आपसे कहा था कि आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास आंकड़े हैं और मेरे पास आपके संदेश हैं। आपके प्यार से ही विस्तार हो रहा है और आपके प्यार से ही आगे भी विस्तार होता रहेगा। साथ बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। 4 जून को नतीजे आए तो पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे मामला गड़बड़ा रहा है। बात करेंगे, बताएंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। दूसरी खबर पर आता हूं। दूसरी खबर, संसद से आई एक और तस्वीर दिखाएंगे। एक बार फिर सेंगोल पर सियासत गर्मा गई है। क्या क्या हुआ है सब कुछ बताएंगे और क्यों इतने बड़े बड़े नेता इस पर बोल रहे हैं ये भी विस्तार से समझाएंगे। तीसरी खबर, शेयर मार्केट में आई बहार की करेंगे। लोग कितना पैसा कमा रहे हैं सब बताएंगे। जुड़े रहिएगा क्योंकि आजकल शेयर मार्केट की खबर आप सब देखना चाहते हैं। चौथी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन की करेंगे। बहुत ही अच्छी तस्वीरें आई हैं क्योंकि जिले में जब एक कलेक्टर आता है, इसकी पूरी कहानी खबर के साथ बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। और पांचवी खबर फिर से छत्तीसगढ़ के स्कूल से आई है। तस्वीरों की बात करेंगे, तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि तस्वीर जब आती है तो मुझे विस्तार से विश्लेषण करना ही पड़ता है। छठवीं खबर मध्य प्रदेश से है। आज 3 लोगों को नागरिकता दी गई है। बात उसी की होगी और अब खबरों की संख्या हम धीरे धीरे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी खबर छूट गई, हमारी खबर छूट गई। इसलिए 7वीं खबर, एक सिरफिरे आशिक की कहानी बताएंगे आपको क्योंकि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी सावधान करना हमारा ही कर्तव्य है, ऐसा हम मानते हैं। अभी 4 दिन ही हुए हैं। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी 4 दिन ही हुए हैं संसद सत्र शुरू हुए और 18वीं लोकसभा का अभी ये पहला सत्र ही है। पूरे 5 साल चलाना है इस लोकसभा को। 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी की 240 सीट पर जमकर सियासत शुरू हो गई। मैं लोकसभा की आज चौथे दिन खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं और क्यों आपका ध्यान मैं इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जब 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि एनडीए की सरकार, एनडीए को पूरी सीट मिली थी, पूरा बहुमत मिला था, लेकिन तब एक ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना था कि इस बार तो एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन ही नहीं रही है। इसलिए 4 दिन के ही अंदर तस्वीर कैसे बदली है इस देश की सियासत की, जब आप इस पूरे विश्लेषण को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि मैं क्यों इस खबर की बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया। विपक्ष कहने लगा ये कैसे सरकार चलाएंगे जब 240 सीट आई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ दलों ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाएंगे। सुन लीजिए कैसी सियासत हुई थी। और 4 जून को जब नतीजे आए थे तो किस तरह से यह कहा जा रहा था कि इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे ही नहीं। लेकिन आज क्या हुआ है और क्यों मैं इंडिया गठबंधन के खंड खंड की बात कर रहा हूं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले 4 जून को नतीजे के दिन सियासत क्या हुई थी वो सुन लीजिए। देश ने घोषणा कर दी है अब की बार 400 का नारा देने के बाद संविधान को खतरा। जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए। पिछले पार्लियामेंट अंदर भी बार बोले थे वो 400 पार, 400 पार, तो उसकी भी हार हुई है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को देश की जनता ने पाश पाश कर दिया। 400 पार का नारा देकर जनता ने उनको दिया 240 सीट। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मैंडेट नहीं दिया है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कभी तो साहस से स्वीकार करिए, कहिए कि मैं 3 से 3 सीट पे था, भाजपा को नहीं ला पाया, 240 के आसपास पहुंचा दिया मैंने। देश में ये कहने लगे कि 400 पार होगा, चुनाव घोषित होने से पहले 400 पार हो जाए और वो हर वोटर का अपमान करने लगे तो जनता उसे उखाड़ के फेंक देती है। 400 पार तो दूर, 270 का भी आंकड़ा इस बार मोदी जी नहीं छू।
नेताओं के बयान क्यों सुना रहा था, आगे बढ़ूंगा तो समझ जाइएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो जाएंगे, एनडीए सरकार ही नहीं बना पाएगी। भाई चंद्रबाबू नायडू साथ भी आए, नीतीश बाबू ने सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री को अपने अंदाज में समर्थन भी दे दिया और सरकार बन भी गई। लेकिन इंडिया गठबंधन 4 दिन में ही डिरेल होती दिख रही है। संसद सत्र सिर्फ 4 दिन ही चला है और अलग अलग मुद्दों पर यह इंडिया गठबंधन खंड खंड होता दिख रहा है। इस पर भी बात करना होगा। 4 दिन में जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं दिखी, पहले वो भी जान लीजिए। पहला मुद्दा आपातकाल पर प्रस्ताव है। आपको याद होगा आपातकाल पर किस तरह से सियासत हो रही है। दूसरा मुद्दा क्या है? केजरीवाल की गिरफ्तारी। संसद में आज आम आदमी पार्टी के सांसद तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कोई साथ नहीं था। तीसरा मुद्दा क्या है? 3 नए कानून का। तो चलिए विस्तार से आपको सबसे पहले यह बता दूं कि किस मुद्दे से मैं शुरुआत करता हूं। कल स्पीकर ओम बिरला की तरफ से आपातकाल पर संसद में प्रस्ताव लाया गया, तब कांग्रेस पार्टी संसद में अलग थलग पड़ गई। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने इस निंदा प्रस्ताव का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव के समर्थन में इंडिया गठबंधन की मजबूत पार्टियां भी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी, इस विश्लेषण को ध्यान से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भी आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, पहले दिखाइए वीडियो, दिखाइए। लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना कर 2 मिनट का मौन रखते हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। अब इसके मायने बता देता हूं, मैं क्यों खंड खंड होने की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1:06 पर जैसे ही ओम बिरला ने इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव पढ़ा, एक तरफ सदन समर्थन करने वाले सांसदों की तालियों से गूंज उठा, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले सांसद हंगामा करने लगे। कांग्रेस के नेता तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे। आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव ठीक 1:14 तक पढ़कर स्पीकर 2 मिनट मौन के लिए खड़े हो गए। लेकिन इस बीच भी कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते रहे। संसद का पूरा माहौल कैसा था जिससे ये चर्चा हुई, पहले वो भी देख लीजिए, दिखाइए भाई। पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए। अभी क्या चल रहा है? किस प्रकार का सदन चला रहे हैं आप? स्पीकर का सदन। ओम शांति। इस हो हल्ला के बीच एक तस्वीर जिसकी चर्चा बन गई, इस प्रस्ताव के समर्थन में जब इंडिया गठबंधन के नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो गए और जब बीजेपी के प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इंडिया गठबंधन के नेता खड़े हो जाएंगे, तो सवाल भी खड़े होंगे ही। और सवाल उठने लगे, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? और अब बात दूसरे मुद्दे की कर लेते हैं। संसद से आई ये आज की तस्वीर देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 3 दिन की सीबीआई की रिमांड पर हैं। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि तख्तियों को लेकर अकेले हो गए हैं और कहां बात तो चली थी कि इंडिया गठबंधन में सब साथ रहेंगे। संजय सिंह के साथ तमाम सांसद तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो का नारा लगा रहे हैं। सुन लीजिए, नारेबाजी सुन लीजिए, फिर इनके एकजुटता की कहानी भी विस्तार से बताऊंगा। सुनाइए। का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल को रिहा
मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन तस्वीरों को क्यों दिखा रहा हूं आप समझ रहे हैं? गौर करिएगा। इस तस्वीर में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल तो उठेगा गुरु, काहे नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप हैं? आप तो साथ साथ लड़े थे चुनाव। अब जब उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और वो संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम इतना बड़ा समूचा विपक्ष दिखाई तो देना चाहिए। इसलिए सीधे मुद्दे की बात बताते हैं। और मुद्दे की बात बताएंगे कौन? वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। वो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्यों इंडिया गठबंधन एक साथ खड़े होकर किसी मुद्दे पर आपस में विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने का आपस में स्वर नहीं दे रहे हैं। उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनाइए उन्हें। अरविंद केजरीवाल को लेकर के पहले समूचा विपक्ष जिस तरह से एग्रेसिव था, तो उसकी एक बड़ी वजह थी, तब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। आज अगर चुप्पी है तो एक अंतर आ गया है कि लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, और उस एग्रेशन का, उस आक्रामकता का जो असर लगता था विपक्ष को कि हो सकता है, वह होता हुआ नजर नहीं आया। सुना आपने कि जो एग्रेशन दिखाया गया था गिरफ्तारी के समय में, वो आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब आप समझिए कि अब तो समझ में आ गया है कि भैया सरकार बनी नहीं है और अब इनके नेता हैं, ये आपस में लड़ें, आपस में विरोध प्रदर्शन करें, आपस में कुछ भी करें, सबको अपनी अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है। और इसलिए इस तस्वीर के मायने बहुत अलग हैं। दूसरा मुद्दा गंभीर तो है, इंडिया गठबंधन पर सवाल तो उठेगा भाई। जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और कह रही है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, और ईडी सीबीआई को तो तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के विरोध के लिए हथियार बनाती हैं, फिर आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी क्यों साध रखी? सवाल तो उठेगा, और वही सवाल उठ रहा है। चलिए अब बात तीसरे मुद्दे की कर लेते हैं। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इन 3 नए कानून के विरोध में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। मतलब टीएमसी के समर्थन में कांग्रेस सामने नहीं आई है। समझते जाइएगा किस तरह से मतभेद है। बस इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन में गांठ पड़ गई है क्या? चलिए, ये जो तस्वीर संसद से आई थी, मैं लगातार संसद की खबर आपको दिखा रहा था, इसलिए देश की खबर है, संसद की खबर है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि और कौन से मुद्दे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज संसद की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। पहले वो तस्वीर देख लीजिए, दिखवाई तस्वीर। आगे पवित्र सेंगोल और पीछे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चल रही हैं। लेकिन अब इस तस्वीर पर ही राजनीति शुरू हो गई है और इस बार सियासत का मुद्दा ही बन गया है पवित्र सेंगोल। सब कुछ बताएंगे, लेकिन जब बात सेंगोल की होगी तो सबसे पहले तो आप यही जानना चाहेंगे कि सेंगोल क्या है। सेंगोल क्या है तो पहले सेंगोल समझा देता हूं, तब सियासत और राजनीति समझ आ जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए सेंगोल क्या है ये समझ लीजिए। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है धन धान से भरपूर। सेंगोल दक्षिण भारत में 800 साल तक चोल साम्राज्य की परंपरा का हिस्सा रही। जिस सेंगोल पर सियासत गरमाई है वो चांदी और सोने से बनी एक छड़ी है। मूल छड़ी चांदी की है, उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस सेंगोल की लंबाई 5 फुट के करीब है और वजन 800 ग्राम। इसके ऊपर छोटी सी एक नंदी की प्रतिमा है जो धर्म और न्याय का प्रतीक है, और नंदी के ठीक नीचे एक गोला है जो दुनिया का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कह सकते हैं। इसका संबंध दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। और इसकी सबसे अहम बात है, जब भारत आजाद हो रहा था 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन पर सत्ता हस्तांतरण के प्रतीकात्मक समारोह लिए सेंगोल दिल्ली लाया गया। सबसे पहले ये उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेंट किया गया। फिर
उनसे सेंगोल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। मतलब आप आसान भाषा में समझिए, सेंगोल मतलब सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक। भारत की संप्रभुता का यह प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढूंढ कर लाए और पूरे विधि विधान के साथ 28 मई 2023 को नई संसद में स्थापित कर दिया। ये वीडियो देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने सेंगोल को उसका विशेष जगह में स्थापित कर रहे हैं। सियासत तब भी हुई थी और एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। सीधे मुद्दे की बात बताते हैं। दरअसल 3 दिन तक विपक्ष संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहा था, लेकिन चौथे दिन यह विरोध सेंगोल को लेकर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल हटाकर संविधान लगाने की मांग कर दी है। सुनिए। सेंगोल वहां लगाया गया है, उसी जगह वो नहीं है। जहां लगाया गया है उसकी जगह है भारत के संविधान की प्रतिमा रखनी चाहिए। सेंगोल तो बना था बहुत पहले, ये बना था इस देश के जो पंडित पुजारी हैं उन्होंने बनवाया था, चला दिया था। और बनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उसमें वायसराय थे, उन्होंने हैंडओवर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत सही काम किया, उसमें साथ सम्मान फूल पत्ती लगा के उसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया था। सही जगह वही थी। अब क्या जरूरत है उसको हम उखाड़ लाके संसद भवन लगा दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल हटाने की मांग की। एक सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कह दिया सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र के मंदिर में इसका कोई काम नहीं है। अब इस मांग पर एनडीए के नेता भी विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। सुना दीजिए चिराग पासवान और रवि किशन क्या कह रहे हैं। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं? देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। सेंगोल को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है और क्या इसके मायने हैं? क्यों राजतंत्र का प्रतीक बता दिया जा रहा है और लोकतंत्र के मंदिर में इसकी जगह नहीं है? वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने कुछ बताया है, ये भी सुनाइए। सेंगोल जो है वो भारत की परंपरा का प्रतीक है, भारतीय राज परंपरा का प्रतीक है। आप देखेंगे कि सेंगोल की राजनीति पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। शुरू में उसने भी उठाया था, लेकिन तमिलनाडु में उसका वोट बैंक अभी बरकरार तो है उसके गठबंधन का, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 3.36% से करीब 4 गुना का उछाल मारा है इस बार अकेले दम पर। छोटी छोटी पार्टियों को उस तरह से जोड़े तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई हैं। तो लगभग अकेले दम पर
तमिलनाडु की में भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक में चौगुने का तकरीबन चौगुने का इजाफा किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो कांग्रेस और उसके गठबंधन को समझ में आ रही है, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का चूंकि तमिलनाडु में कोई बहुत बड़ा दांव नहीं है और दक्षिण में भी उसका कोई बहुत बड़ा दांव नहीं है, इसलिए वो अपने मूल वोट बैंक को लेकर के उसको संतुष्ट करने के लिए, उसकी भावनाओं की कदर करने के लिए इस तरह के मसले उछाल रही है ताकि वो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सके। चलिए, अभी तो सदन 3 जुलाई तक चलना है। देखिए बवाल किस किस पर होता है और संसद की जो तस्वीर आएगी उसको मैं इसी तरह से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अभी तो सदन 3 जुलाई तक चलना है। देखिए बवाल किस किस पर होता है और संसद की जो तस्वीर आएगी उसको मैं इसी तरह से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और किसी मुख्यमंत्री का जन दर्शन करना एक सामान्य खबर है कि मुख्यमंत्री जन दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेकिन मैं जो आपको समझाने वाला हूं और जो विश्लेषण मैं लेकर आया हूं उसको आप समझिएगा बस। और मैं क्यों इसे अभी दिखा रहा हूं 8 से 9 के बीच में और सीधे मुद्दे की बात कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूंगा सीएम के जन दर्शन में। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में अगर एक थानेदार आ जाए और आपसे मिलने लगे तो पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय बन जाता है कि अरे भाई, थानेदार क्यों आया था तुम्हारे घर, क्यों आया था, क्या बात हुई। और कहीं जिले का कलेक्टर एसपी मिल ले तो गांव में उस व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी कहा जाने लगता है। अरे भाई, तुमसे तो कलेक्टर एसपी मिल ली। बताइए, यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम लोगों से मिल रहे हैं, जिले के कलेक्टर आवेदन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े बड़े अफसर आम जनता को मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री निवास रायपुर में और सबकी समस्या सुन रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चलिए, मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं। आज से जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, मतलब आम जनता से सीधे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। आज पूरे प्रदेश भर से तमाम फरियादी सीएम हाउस पहुंचे। किसी के हाथ में कागज, किसी के पीठ में थैला, किसी के फाइलों का बंडल, सब कुछ दिखाई दिया। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, नितेश गर्ग लेकर आए हैं, उसके बाद आगे विश्लेषण करेंगे। सर, आप भी लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत जाता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सके। सीएम साहब को दिया और आशीर्वाद भी लिया। कैसा लगा सीएम से मिलकर? बहुत बढ़िया बेटा, कलयुग के भगवान ही बेटा। कलयुग के भगवान। अगर कोई बुजुर्ग महिला या समझिए कि हमारी आपकी माँ मुख्यमंत्री कार्यालय जाएं, उनके निवास जाएं और कहे कलयुग के भगवान है बेटा, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए मैं इस खबर को जगह दे रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं कि इस खबर को केवल जनदर्शन के रूप में मत देखिए। मैं कहता हूं ना कि ना रीजनल, ना नेशनल, इमोशनल, ये खबर इमोशनल है थोड़ी। कि एक मुख्यमंत्री अपने दरबार को खोल दिया, कह रहा आओ बताओ क्या समस्या है, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री करते रहे, कई मुख्यमंत्री करते रहे, ये होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं, गांव से इसलिए जोड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने अपने निवास में सभी से मुलाकात की। निवास में जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले लंबी लाइन से गुजरना पड़ा। लाइन लंबी हो क्यों ना, सीएम से मुलाकात उनसे दिल की बात कहने का मामला था। लाइन लंबी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने अरमान, अपनी उम्मीदें लेकर जब सीएम हाउस लोग जा रहे थे तब उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था वो भी सुना दीजिए भाई। अलग अंदाज में आए सीएम साहब से। बिल्कुल जी, वहाँ जो एक है भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, 6 करोड़ 81 लाख ऐसा है काम करवाने आए। बिल्कुल, प्रेस क्लब के संरक्षक हो, भवन बनवाना है। कहाँ प्रेस क्लब का तो भवन बना हुआ है, सिवरी नारायण में नहीं है ना, जिला अच्छा सिवरी नारायण। दादा बड़ा वजनी बैग लेके आए हो, क्या है इसमें? डॉक्यूमेंट तो नहीं है? डॉक्यूमेंट है, इतना थैला भर के डॉक्यूमेंट है, कपड़े भी हैं। तो क्या समस्या लेकर आए? समस्या नहीं ऐसी, जब आज पहली जनसुन है। मुख्यमंत्री से मिलने चले आए क्या?
बताइए, आप शिष्टाचार भेंट में आ गए, दर्शन करने सीरियस बात नहीं सीरियस, समस्या सुनने के लिए बुलाए। बस मुलाकात हो जाएगी, समस्या कुछ है वो बता देंगे। ऐसा पब्लिकली नहीं बताना? नहीं पब्लिकली बताएंगे। मामला कुछ गंभीर है? कोई गंभीर नहीं भैया, काम बढ़िया हो रहा है। कड़गी के हैं हम लोग। ये कड़गी किस जिले में? बलौदा बाजार जिले में। वहाँ शराब भट्टी आपकी स्कूल के बगल? हाँ, स्कूल के पास। कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 किलोमीटर। सॉरी, हाँ। किस तरह की समस्याएं आती हैं? आने जाने में दिक्कत जाता है ना। 45 लगाया गया, ये है। ये एयरफोर्स में थे, जूनियर डिवीजन एयर विंग, जूनियर एयर सर्टिफिकेट इनका है। और मैं माना कैंप में सेलेक्ट हुआ था गन के लिए, और ये है मेरी दादा की सर्टिफिकेट 1859। हाँ, कलकत्ता में पानी जहाज में कैप्टन थे। अब ये सीएम हाउस के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जब इस कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे तो सीएम जनता से घिरे हुए थे, एक एक करके लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कलेक्टर, सीएम के सचिव, बड़े बड़े अधिकारी आम लोगों के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी दौड़ दौड़ कर लोगों की फाइलें जिम्मेदार विभाग तक पहुंचा रहे थे। ये तस्वीर भी देखिए, दिखाइए इन तस्वीरों को। अपने प्रदेश के मुखिया से मिलने, उनको पास से देखने की तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, और जब मुख्यमंत्री बात कर लें तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भी यही हुआ। सीएम से मिलने के बाद लोग अलग ही खुश नजर आ रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी मुख्यमंत्री से सीधे मिलने के बाद, ये भी दिखाइए। की समस्या खुद सीएम साहब ने सुनी। राजनांदगांव जिला राजनांदगांव से जुड़ी हुई है, हमारा प्लाट है और उसमें बटांकन नहीं हो रहा अभी तक। तहसीलदार साहब के पास में मामला है, वो 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। सीएम साहब को दिया और आशीर्वाद दिया। समस्या का समाधान हो जाएगा बोले हैं सर। अब पीड़ित बच्ची को वो चाहिए आर्थिक मदद, और व्हील चेयर वगैरह की जरूरत है बच्ची को। मैंने जो आपसे शुरू में जिक्र किया था ना कि अगर कोई माँ कह दे कि कलयुग का भगवान है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है मुख्यमंत्री के लिए। सुनिए, नितेश गर्ग ने एक ऐसी ही माँ से बात की है जो आशीर्वाद भी दे रही हैं और कह रही हैं कि काम अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मिल तो लिए। सुनाइए जरा। सुन लिए सीएम साहब, आइए। हाँ, मिल गए। कैसा लगा सीएम से मिल? बहुत बढ़िया बेटा, के भगवान है बेटा, भगवान। क्या समस्या सुनाए हो आप? अब लिखे रहे, 4 साल इंतजार करत रहे हो कि अच्छा सीएम बने, मोर मनोकामना पूरा हो गए, चाहे मोर समस्या हल करे या मत करे। अच्छा, मिल लिए, हल हो ना हो, मोर दिल खुश हो गए बेटा। सोचिए, ठीक से चल नहीं पा रही हैं, लेकिन सीएम से मिलने की खुशी देखिए। सीएम को कलयुग का भगवान कह रही हैं, यही भावना है। कह रही हैं समाधान हो ना हो, मिल लिए, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, स्कूल चले हम पहले दिखाई थी, फिर ये भी कहा था कि स्कूल कैसे चले हम। स्कूल कैसे चले की तस्वीर के लिए हमने अपने अपने सहयोगियों को अलग अलग जंगलों में भेजा था, और जो कल की तस्वीर दिखाई उसके बाद खूब फोन आए, खूब मैसेज आए कि आपने जो तस्वीर दिखाई है ऐसे छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में है। और जो रिपोर्टर हमारे गए थे कल छत्तीसगढ़ में, स्कूल खुले तो मैंने आपको पूरे प्रदेश से आई स्कूलों की कई तस्वीरें दिखाई। रायपुर, महासमुंद, शक्ति, रायगढ़, कवर्धा, धमतरी, सुकमा, चिरमिरी, पूरे छत्तीसगढ़ से मेरे साथियों ने कितनी ही तस्वीरें भेजी। कहीं बच्चों का पैर धोकर स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा था, कहीं पूरा का पूरा स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया था। कुछ जगहों पर तो परिजन खुद ही जर्जर स्कूलों में ताला जड़ रहे थे। अच्छी तस्वीरें, बुरी तस्वीरें, लेकिन आज ये सब फिर से आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो दिखानी बाकी है। कल ही आई है ये तस्वीर, और स्कूल वाली जो खबर है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर से मेरे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मेरे कुछ साथी आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने कल दिन भर जंगलों में भटकते रहे। रात को लौटे तो ये तस्वीरें देखकर मैं भी चौंक गया। यकीन मानिए, आप तक इन तस्वीरों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये विस्तार न्यूज़ है, यहाँ कोई खबर नई या पुरानी नहीं होती है।
यदि खबर आपके काम की है तो उसे बार बार दिखाऊंगा, उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं और बढ़ता हूं अगले बातचीत पर कि आखिर क्या है। मेरे बीजापुर के साथी युकेश चंद्राकर मुदवेड़ी गांव तक पहुंचे। नक्सलियों के बहुत मजबूत गढ़ में बसा है ये गांव। इसी साल की शुरुआत में ये गांव चर्चा में उस वक्त आया था जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था और इसी मुदवेड़ी गांव में एक 6 महीने की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी। गांव में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, तभी एक गोली आई और अपनी मां की गोद में बैठी इस बच्ची के सीने से आर पार हो गई। उफ, सोचिए कितना दर्दनाक होगा ये सब। लेकिन ये सब आपको आज बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि ये कौन सा मुदवेड़ी गांव है और ये इलाका कितना खतरनाक है। लेकिन आज यहां से मेरे साथी युकेश ने एक अच्छी तस्वीर भेजी है, बच्चों के मुस्कुराते चेहरों की तस्वीर। गांव में करीब 20 साल बाद एक स्कूल खुला है। 20 साल पहले नक्सलियों ने स्कूल को तोड़ दिया था। उसके बाद से नक्सली खौफ के चलते स्कूल कभी खुला नहीं, कभी नहीं खुला। लेकिन कल यहाँ स्कूल खुला तो मेरे साथी युकेश यहाँ पहुंचे। ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। खुद देखिए और सुनिए क्या माहौल था वहां जब स्कूल खुला। यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से यहाँ पर आज शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। आज की तारीख है 26 जून 2024 की और यहाँ मुदवेड़ी के ग्रामीण भी आए हुए हैं शाला प्रवेशोत्सव का जश्न मनाने के लिए। यहाँ पर ये सभी मौजूद हैं। यहाँ इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जो बांस को छील करके आपको यहाँ इस पोस्टर को अगर हम हटाकर दिखाएं तो आपको दिखाई देगी ये तस्वीर। आप देखिए बांस को छील करके यहाँ पर दीवार बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक नया भवन भी तैयार किया जाएगा। इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे विस्तार ने उसका मकसद ये है कि प्रशासन की नजर यहां जाए, जो मैंने कल कहा था आज भी कह रहा हूं, और ये जो झोपड़ी है ये इमारत में तब्दील हो जाए। एक आंकड़े आपको बता देता हूं। साल 1995 से 2005 के बीच बीजापुर जिले में ही करीब 300 स्कूल बंद हो गए थे। करीब 20 सालों तक इन इलाकों में बच्चों को एक स्कूल भी नसीब नहीं था। जहां 300 स्कूल बंद हो जाएं, वहां झोपड़ी में भी अगर उम्मीद दिखाई दे तो यह खबर है, और इस खबर को जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही विस्तार न्यूज। यही वजह है कि आज जब यहाँ झोपड़ी में ही एक स्कूल खुला तो ये बच्चे मुस्कुरा उठे और ये तस्वीर आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया था। अब मेरे सुकमा के साथी शहनवाज खान ने भी जो तस्वीर भेजी है उसे भी आपको दिखा देता हूं। याद रखिए, बीजापुर और सुकमा दोनों ही जिले देश में नक्सलवाद का केंद्र हैं। सबसे अधिक खून बहा है इन जिलों में, लेकिन यहाँ मेरे साथियों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर रिपोर्टिंग की है, जाबाज रिपोर्टिंग की है, हिम्मत दिखाई है, पगडंडी रास्तों में चले हैं। इसलिए मैंने कल भी आपको दिखाया कि कैसे सुकमा जिले के दुलेड़ जैसे गांव में आजादी के 77 सालों बाद पहली बार स्कूल खुला, लेकिन जल्दबाजी में कल जो दिखाना छूट गया था उसे आज दिखा देता हूं। मेरे साथी शहनवाज ने कल बाइक से सुकमा से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय किया। वो नक्सलियों के गढ़ से होते हुए दुलेड़, एलमागुंडा जैसे गांव तक पहुंचे। पहले देख लीजिए मेरे साथी को रास्ते में क्या दिखा। ये इलाका इतना खतरनाक क्यों है, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, और कल जो खबर खत्म हो गई थी उस खबर को आज मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। मेरा रिपोर्टर विस्तार न्यूज का साथी जब इस स्टोरी को कवर करने जा रहा है तो नक्सलियों का बैनर लगा है, नक्सलियों का संदेश लिखा है। और क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है अंदर मत जाना, यानी प्रवेश निषेध। दिखाइए शहनवाज को क्या क्या दिखा जब वो जा रहे थे इस कहानी को करने। जब हम गांव में प्रवेश करने ही वाले थे उस समय हमको एक बोर्ड दिखता है, जिस बोर्ड को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है प्रवेश निषेध माओवादी। मतलब दुलेड़ जान पहुंच से पहले इसी मार्ग के द्वारा आप देख रहे हैं, इस मार्ग के द्वारा दुलेड़। देख लिया आपने क्या लिखा है? नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए। दिखाइए भाई, वो तस्वीर दिखाइए। लिखा हुआ है प्रवेश निषेध।
प्रवेश निषेध लिखा है और बगल में माओवादी। मतलब आप समझ रहे हैं, ये माओवादियों का संदेश है। ये तख्ती नक्सलियों ने लगाई है। कुछ सालों पहले तक इन इलाकों में घुसने से पहले आपको नक्सलियों से इजाजत लेनी पड़ती थी। खैर, इसके बावजूद हमारे साथी आगे बढ़े और दुलेर गांव तक पहुंच गए। वहां भी आजादी के बाद पहली बार स्कूल खुला था। स्कूल झोपड़ी में चल रहा था, लेकिन बच्चों के चेहरे में मुस्कान थी और बच्चों के माता पिता क्या कह रहे थे, जो कह रहे थे वो भी सुना देता हूं। अच्छी बात कह रहे हैं, सुकून देने वाली बात कर रहे हैं, सुनाइए। आपके गांव में स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। हम पहले स्कूल खुलने से हम लोग यही पढ़ने के लिए। आपके गांव में स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। हम पहले स्कूल खुलने से हम लोग यही पढ़ने के लिए। आपके गांव में स्कूल खुला है। आज बच्चे को पढ़ाने आए हैं, कह रहे हैं कि अगर पहले खुल जाता स्कूल तो हम भी यहीं पढ़ लेते। पहले स्कूल खुल जाता तो हम भी यहीं पढ़ लेते। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को स्कूल ही नसीब नहीं हुआ, खुद स्कूल नहीं जा पाए, तो इसी बात से खुश हैं कि इनके गांव में कम से कम एक स्कूल तो खुला, भले झोपड़ी में ही खुला। एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर कांकेर जिले से मेरे साथी तामेश्वर ने भेजी है। कांकेर जिले में भी स्कूल खुले तो हमारे साथी कांकेर से करीब 50 किलोमीटर दूर कामता गांव तक पहुंचे। देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं, विस्तार न्यूज के साथी आपको परंपरागत और ढर्रे में चल रही खबर नहीं दिखाएंगे। वो जब भी कुछ ढूंढ कर लाएंगे, ये सब संजय ठाकुर के सहयोगी हैं, जिसको संजय ठाकुर ने बस्तर से तराशा है। और ये उतनी मेहनत करके बाइक से जाते हैं और फिर जाके ये तस्वीर लेकर आते हैं। यहां कभी पक्का स्कूल नहीं बन पाया, तो तस्वीरों में देखिए, कहीं शिक्षक घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कहीं नैतिक शिक्षा का केंद्र कहलाने वाले घोटुल में स्कूल संचालित हो रहा है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में हिरनपाल गांव की ये तस्वीर है। गांव में स्कूल भवन नहीं है, तो यहाँ 14 बच्चे गांव के घोटुल में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तस्वीरों को क्यों आप तक 2 दिनों से पहुंचा रहा हूं। ये आप तक भी पहुंचा रहा हूं और जिम्मेदारों तक भी पहुंचा रहा हूं। स्कूल शिक्षा विभाग में पहुंचा रहा हूं और जिन्हें इसे दुरुस्त करना है उन तक पहुंचा रहा हूं। दूसरों के लिए एक एक स्कूल खुलना छोटी खबर हो सकती है, लेकिन ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है। आपके बच्चों का अगर भविष्य सुरक्षित होगा, शिक्षित होगा, तो कम से कम हमें ये तसल्ली मिलेगी कि हमने एक प्रयास किया था, जिसकी वजह से आज वो मासूम बच्चे जो नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं, वहां से पढ़कर कलेक्टर बन गए। यहाँ जो भी खबर आपके काम की होगी, वही खबर हमारे लिए सबसे बड़ी होगी। और नक्सल पीड़ित इलाके में अगर स्कूल विस्तार न्यूज की मुहिम से खुलता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात होगी प्यार की, इश्क की, लव स्टोरी की, विश्वास की और बेरहमी के साथ इस रिश्ते के कत्ल की। माथा ठनक गया ना, जब से खबर कान में पड़ी है सकपका गया हूं। लड़की को आई लव यू कहता था, मरने जीने की कसमें खाता था, बाबू सोना चांद तारा क्या क्या नहीं बोला होगा, लेकिन अंजाम देखिए। जहां सरेआम प्यार का इजहार करना चाहिए, वहां सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दिया जाता है। रुक जाइए, इस खबर को आज मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे का मकसद बता देता हूं। आप जब होश संभालते हैं और आपकी मुलाकात किसी लड़की से होती है, आप उससे बड़े बड़े कसमें वादे खाते हैं और बिना उसके न खाना खाते हैं, बिना उससे बात किए ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी है। लेकिन आपके अंदर कितनी नफरत भर जाती है, इतनी नफरत भर जाती है कि आप उसे मार डालते हैं, सरे राह मार डालते हैं, चौराहे में मार डालते हैं। ऐसा लगता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आप ऐसी मौत देते हैं जिसको दुनिया देखती है। और उसके बाद क्या मिलता है? पुलिस हाथ में पट्टा डाल के घुमा रही होती है रोड पर, जैसे किसी कुत्ते को घुमाया जाता है। ये इज्जत कमाई है आपने। ऐसा क्यों करना? क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई पर विस्तार न्यूज विस्तार से बात करेगा।
आपने उस लड़की की जिंदगी ले ली जिसके साथ जिंदगी जीने की कसम खा रहे थे। आपने उसकी जिंदगी ले ली, उसको मार डाला। वो किसी की बेटी थी, आपने उससे प्यार किया था, उसने भी आपको प्यार किया था, लेकिन आपने क्या किया? मार डाला। और इतने चाकू मारे, इतने चाकू मारे, इतनी बेरहमी से मारा। ये कैसा प्यार? ये कैसा प्यार? काहे का प्यार? ऐसे कहीं प्यार किया जाता है क्या? पेंड्रा की घटना है। 21 साल की रंजना यादव को मौत के घाट उतार दिया गया। तस्वीर देख लीजिए। 9 बार चाकू गोदा गया है। 9 बार चाकू गोदा है आरोपी ने। ये तो कैमरे में दिखाई दे रही है। कैमरे में जो कैद नहीं है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। किस तरह से जानवरों की तरह, जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ये तो एक कहावत बन गई है, जानवरों की तरह। क्यों जानवर के साथ भी ऐसा क्यों करना? और धन्य है छत्तीसगढ़ पुलिस, 7 घंटे के अंदर अंदर इस दुर्गेश को बाहर निकाला। सुन लीजिए क्या बोल रही हैं जिले की एसपी भावना गुप्ता। धारदार हथियार से किसी ने वार किया था SBI ATM के पास में गुरेला अंतर्गत। 3 वर्ष से एक संबंध था इनका आपस में, और पिछले 2 महीने से जो है लड़की इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। मतलब सुबह 8 बजे तक आज इसकी शिफ्ट थी, लेकिन ये सुबह 6 बजे अपने मालिक को बोलते हुए कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है नहीं आऊँ। सुन लिए ना, 2 महीने से युवती साथ नहीं रहना चाह रही थी। अरे भाई, साथ नहीं रहना चाहती, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो आपके साथ नहीं जीना चाहती। उसको लग रहा था कि आपके साथ जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उसका सही चुनाव नहीं था। तो क्या उसको अधिकार नहीं है? उसको अधिकार नहीं है अपने फैसले बदल लेने का? क्या उसको अधिकार नहीं है आपसे दूर हो जाने का? आपको हत्या करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। नहीं रहना है तो चाकू से मार देंगे। पूरी घटना सोची समझी हुई थी, तगड़ी प्लानिंग थी। पूरे प्लानिंग के तहत ये सब हुआ। कहां मारना है, कैसे मारना है, मारने के लिए अमेजोन से चाकू मंगवाया गया था। बताइए, ऐसा दिन आ गया है, कोई नई घटना थोड़ी है। प्यार मोहब्बत के नाम पर अब कत्ले आम होता जा रहा है। कहीं प्रेमिका का शव फ्रिज में रखा जाता है तो कहीं बैग में डालकर गुमनाम करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह से अगर घटना होगी तो विस्तार न्यूज उसका विश्लेषण करेगा, दिखाएगा, बताएगा, समाज को जागरूक करेगा, और जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उन्हें भी सावधान करेगा कि नहीं, कानून है। चलिए अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। आज मध्य प्रदेश में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत 3 लोगों को नागरिकता दी गई। खुद CM डॉक्टर मोहन यादव ने 3 नागरिकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। वीडियो देख लीजिए। नागरिकता लेने वालों में 2 पाकिस्तानी नागरिक और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। तीनों ने भारत की नागरिकता के लिए मई में ऑनलाइन अप्लाई किया था। पाकिस्तान के समीर और संजना मेलवानी आज से भारतीय हो गए, और बांग्लादेश से आई राखी दास को भी आज भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट लेने के बाद तीनों भारतीय नागरिकों के चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री CM डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए, और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा है। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहां रह गए थे। बनी हुई सरकारें चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की हो, ये वो उनकी सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं कर पा रही। जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और शासन के माध्यम से शासन के किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा। तो चलिए, इस 1 घंटे में मेरी कोशिश थी कि संसद से जो तस्वीर आई है वो आपको दिखा दूं। इसके साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो जरूरी खबरें हैं वो आपको दिखा दूं।
इसी तरह सीधे मुद्दे की बात में मैं आपके मुद्दे की बात करता रहूंगा। देखते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा और सबसे बड़ी बात आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है। 4 दिनों में आप बहुत संदेश भेज रहे हैं, लेकिन शो को लेकर अपने सुझाव जरूर भेजें, क्योंकि हम बात करेंगे आपसे जुड़े मुद्दों की। और आपसे जुड़ा मुद्दा, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा स्कूल है, इसलिए स्कूल की लगातार कहानी दिखा रहे हैं, लगातार दिखाते रहेंगे। ट्विटर में, फेसबुक में और यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, जहां भी आपको वक्त मिले आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए।